आज हम यहाँ से शुरू करते हैं कि चलिए देखते हैं कि दुनिया के सबसे कामयाब तरीन इंसान की रूटीन क्या थी और वो कैसे मैनेज करते थे। ज़रा आगे कीजिएगा जी। स्टार्ट ऑफ द डे, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टार्टिंग डे कैसे होता था। रात से शुरू करते हैं जी। अगर रात के 4 हिस्से हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो 3rd 4th पार्ट ऑफ नाइट तहज्जुद के लिए उठ जाते थे, क़याम के लिए। और यही चीज़ प्रैक्टिस बुद्धिस्ट भी करते हैं। यही चीज़ प्रैक्टिस जो है वो हर वो कामयाब इंसान करता है जो इस वक्त CEOs की जो रूटीन है कि वो 5 घंटे 4 घंटे सो के उठ जाते हैं, कोई मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद कॉफ़ी पी, नाश्ता किया, फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लिया और उसके बाद अपना ऑफिस वर्क स्टार्ट किया। तो ये मी टाइम था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ठीक है जी। ही विल स्टार्ट हिज डे बाय थैंकिंग अल्लाह एंड बाय प्योरीफाइंग हिमसेल्फ। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमें एनर्जी चाहिए, वो दिन गुजारने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। हमें वो ड्राइव चाहिए उस दिन के लिए। ये ड्राइव कहाँ से आती थी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? अल्लाह का शुक्र अदा करके जो हम दुआ पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहि नुशूर, ठीक है। और फिर अपने आप को प्योरीफाई करने से मुराद है वज़ू किया करते थे ऑब्वियसली। तो देखिए, ये बाकायदा बल्कि एक हदीस है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान सोकर उठता है और फजर का टाइम होता है तो शैतान जो है ना वो 3 नॉट्स उसको बांधता है। जब वो पहले बार अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, दुआ पढ़ता है, तो पहला नॉट खुल जाता है। जब वो फिर उठकर जो है वज़ू करता है तो दूसरा नॉट खुल जाता है, और फिर जब वो वज़ू करके दुआ पढ़ता है तो तीसरा नॉट। ये किस चीज़ का नॉट है? सुस्ती का नॉट, ठीक है। इट कुड बी लिटरल, इट कुड बी मेटाफोरिक। लिटरल नॉट भी हो सकता है, लेकिन बताने का मकसद कि सुस्ती का नॉट जो है ना, क्योंकि ये बरकत वाला टाइम है। ओके, एनीवे, उसके बाद जी ही विल कीप हिज मिसवाक। अब देखिए, सफाई पसंद वो बहुत ज़्यादा थे, तो सबसे पहला काम उठते ही होता था। हज़रत आयशा कहती हैं कि वो तो हमेशा अपने तकिए के साथ मिसवाक रखते थे। तो ये बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए, अपनी सफाई का ख्याल रखना। और फिर ये उनका मी टाइम होता था। आगे कीजिएगा। अच्छा जी, मेन पॉइंट ये है जी कि बिगिनिंग द डे विद ग्रैटिट्यूड एंड रिमाइंडर एंड मोटिवेशन। दिस इज़ व्हाट ऑल मोटिवेशनल स्पीकर्स एंड सक्सेसफुल पीपल डू। अगर आप एंथनी रॉबिन्स का इंटरव्यू सुने, एंथनी रॉबिन्स का पता, अनलीश द जाइंट विद इन, वो ही इज़ द फादर ऑफ ऑल ट्रेनर्स, आई कैन से, ठीक है। उसी से ये मोटिवेशनल स्पीकर सारे जो है ना फिर बाद में बने हैं। तो एंथनी रॉबिन्स, फिर ज़िग ज़िगलर का भी पता होगा आपको। ज़िग ज़िगलर भी बहुत पुराने बाबा जी हैं जो बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर थे उस दौर के, लेकिन अब ये कि वो बुज़ुर्गों में आते हैं इनके। तो ज़िग ज़िगलर का एक बड़ा ज़बरदस्त कोट है। ज़िग ज़िगलर ने कहा कि पीपल आस्क मी के मोटिवेशन डजंट लास्ट। लोग मुझसे पूछते हैं कि मोटिवेशन कम हो जाती है, मोटिवेशन लूज़ हो जाती है, तो मोटिवेशन कैसे पाएँ और मोटिवेटेड कैसे रहें। तो उन्होंने बड़ा एक ज़बरदस्त जवाब दिया, मज़ाहिया जवाब दिया। उन्होंने कहा, वेल नीदर डज बाथिंग। नहाना भी तो लास्ट नहीं करता है ना। एक बंदा एक बार नहा ले, उसके बाद नहाए ही ना कभी, तो फिर वो ये कहे कि मुझ में से स्मेल आ रही, तो फिर जाहिर है उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे कि दोबारा डेली नहाना पड़ता है, डेली फ्रेशन अप होना पड़ता है। सो इसी तरह डेली मोटिवेशन चाहिए इंसान को, ठीक है। इंसान का मतलब ही भूलने वाला है। लुग़वी मायनी जो है इंसान का वो है भूलने वाला, ठीक है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान को तज़किरा कहा है कि ये तज़किरा हमने तुम्हारी तरह भेज दिया। तज़किरा कहते हैं रिमाइंडर को। इट्स अ रिमाइंडर फॉर यू, ठीक है। तो इसको गौर से पढ़ो, इस पर तदब्बुर करो। तो देखिए, सारे मोटिवेशनल स्पीकर और सक्सेसफुल लोग, मैंने आपको कहा कि वो मोटिवेशन से डे स्टार्ट कैसे करते हैं। एंथनी रॉबिन्स कहते हैं कि मैंने अपने कमरे में कुछ मोटिवेशनल कोट्स लगा के रखे हैं, मैं भी कुछ मोटिवेशनल बातें मेरे पास लिखी हुई हैं, मैं उनको रिवाइज करता हूँ, गो थ्रू करता हूँ। इट गिव्स मी द ड्राइव एंड एनर्जी टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ द डे। और फिर देखें कि वो नाश्ता किस चीज़ से करते हैं। ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी जो है वो आपको पता है मूड बूस्टर भी है, और वो ज़ाहिर है कुछ केमिकल बूस्टर भी है। तो एनीवे, पीछे 1 मिनट कीजिएगा जी। रिमाइंडर एंड मोटिवेशन और ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है। देखिए, सुबह उठ के शुक्र करना, पहला काम क्या है? शुक्र करना। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम सुबह उठो और तुम्हारे पास 3 चीज़ें हैं, तो ये ऐसे है जैसे तुम पूरी दुनिया के बादशाह हो। यानी आप देखें कि ग्रैटिट्यूड पे तो आजकल रिसर्चेज हो रही हैं कि अपनी सोच शुक्र गुजारी वाली बनाओ अगर तुम सक्सेसफुल बनना चाहते हो, ठीक है। लेकिन हमारा जो दीन है वो ऑटोमेटिकली इंसान में शुक्रगुजारी इंस्टिल कर रहा है। कैसे? रोज़ाना उठ के हम दुआ ही अल्लाह की हम से शुरू कर रहे हैं दिन का आगाज़। अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे मौत के बाद ज़िंदगी दी। इसकी ट्रांसलेशन ये इस दुआ की, ठीक है जी।
तो इसलिए देखिए कि ग्रैटिट्यूड किस तरह से कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह उठते थे तो मैंने आपको बताया कि 3 चीज़ें अगर आपके पास हैं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। नंबर 1 तुम्हारे पास सेहत है, नंबर 2 तुम्हारे पास सिक्योरिटी है, हिफाजत है, तुम लोग महफूज हो, और नंबर 3 तुम्हारे पास उस दिन का रिज्क है। कितनी खूबसूरत बात है, यानी ये 3 चीज़ें तुम्हारे पास हैं तो इट इज़ एज इफ़ यू आर द किंग ऑफ द होल वर्ल्ड। ये ऐसे हैं जैसे तुम बादशाह हो, यानी ग्रैटिट्यूड के लिए बताया गया। दिस विल गिव हिम द ड्राइव एंड पर्पस टू लिव द बेस्ट वर्जन ऑफ हिमसेल्फ दैट डे। आगे कीजिएगा। ओके, रिफ्लेक्शंस ऑन हिज अर्ली डे रूटीन, अर्ली वेकअप, यानी यूटिलाइजिंग द ब्लेसेड टाइम। अब कोई आर्ग्यू कर सकता है कि वो गाँव की लाइफ थी, बड़ी सिंपल लाइफ थी, आज हम मेट्रोपॉलिटन में रह रहे हैं, ये रूटीन पॉसिबल नहीं है। तो दुनिया के सबसे बड़े मेट्रोपॉलिटन कौन से हैं? न्यूयॉर्क, लंदन, वो सारे सीईओ सुबह उठते हैं, 5 बजे उठते हैं और 6 बजे काम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आर्गूमेंट फेल है। ये सिर्फ आर्गूमेंट हमारा है, हम सुस्त लोगों का। ठीक है, ये सक्सेसफुल लोगों का आर्गूमेंट नहीं है कि वो एक बड़ी सिंपल लाइफ थी इसलिए वो जल्दी उठ जाते थे। माइंडफुलनेस एंड प्रेजेंट सिंस ही वोक अप। देखिए, माइंडफुलनेस का कॉन्सेप्ट आजकल बहुत बात हो रही, इस पे पॉजिटिव साइकोलॉजी का पूरा चैप्टर है, किताबें लिखी गई माइंडफुलनेस पे। और फोकस रहने के लिए माइंडफुलनेस बहुत ज़रूरी। माइंडफुलनेस ये होता है कि जो आप काम कर रहे हैं आप उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, पहली बात। ठीक है, माइंडफुलनेस की मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक इंसान जो है वो वॉक करने गया और उसने 4 चक्कर लगा लिए पार्क के, और पार्क बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है, लेकिन वो 4 चक्कर बाद भी उसे पता ही नहीं उसने चक्कर कितने लगाए हैं और उसने देखा तक नहीं पार्क को। क्यों? क्योंकि मोबाइल यूज़ हो रहा है। तो इसका मतलब कि वॉक तो कर ली, लेकिन वो जो वॉक के फ़ायदे थे, जो आपके ब्रेन को फ़ायदा होना था, जो आपने तजर्बा करना था, एक एक्सपीरियंस, वो नहीं हुआ। तो इसका मतलब माइंडफुलनेस की कमी है। तो माइंडफुलनेस का इन शॉर्ट मतलब होता है बीइंग इन दी मोमेंट, उस मोमेंट में रहना। आज आप देखें कि हम माइंडफुल होकर खाना भी नहीं खाते, खाने को एंजॉय नहीं करते हम, यानी मोबाइल या साथ यूज़ हो रहे, साथ खाना खा रहे, पता भी नहीं लगता खाना ख़त्म हो गया। ठीक है, बाद में पता लगता है प्लेट खाली। तो इसका मतलब कि माइंडफुल होके ना खाना खाया जा रहा है, ना माइंडफुल होके वॉक की जा रही है, ना माइंडफुल होके गाड़ी चलाई जा रही। ओके, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूटीन हमें बताती है कि सुबह उठते ही माइंडफुलनेस से उन्होंने डे स्टार्ट किया। कैसे? देखिए, नमाज फोकस आपका बेहतरीन कर देती, आपको पेशेंस सिखाती, कंपोजर सिखाती। ओके, ग्रैटिट्यूड एंड रिमाइंडर। और वो ना सिर्फ खुद ये रिमाइंडर लेते थे, सहाबा को भी देते थे। मैं आपको प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत बता देता हूँ कि वो अपने सहाबा को फजर के बाद कुछ देर बाद बिठाते थे और उनसे कुछ क्वेश्चंस करते थे। ठीक है, हैंड्स ऑन अप्रोच लर्निंग की, हैंड्स ऑन अप्रोच यानी कुछ सिखाते थे, कोई क्वेश्चन करते थे। क्वेश्चन मिसाल के तौर पे ऐसा होता था कि अपनी ड्रीम्स प्रेजेंट करो, मुझे अपने ख्वाब प्रेजेंट करो। तो सहाबा ना अपने ख्वाब बताते थे, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंटरप्रिटेशन बताते थे। ठीक है, तो दिस वाज हिज मॉर्निंग रूटीन, यहाँ से स्टार्ट करते थे। ओके, प्रेजेंट एंड माइंडफुल इन एवरीथिंग ही डिड, अज़कार, दुआज, कन्वर्सेशन, स्पिरिचुअली कॉन्शियस एंड अवेयर, यानी अवेयर इन एवरीथिंग। मिसवाक करते हुए अवेयर, सुबह उठते हुए अवेयर, उसके बाद नमाज पढ़ते हुए कॉन्शियसली प्रेजेंट, उसके बाद किसी से गुफ्तगू करते हुए कॉन्शियसली प्रेजेंट। दिस इज माइंडफुलनेस। His primary task is morning prayers and staying focused on remembering his purpose of life. Okay, तो इसको हम कंपेयर करें तो देखें, हम सबसे पहले मोबाइल देखते हैं, तो जाहिर है ये आदत अच्छी नहीं है, वैसे भी अच्छी नहीं है, साइंटिफिकली स्पीकिंग ये आदत अच्छी नहीं है। आप उठते ही अगर मोबाइल देखेंगे तो एकदम से आपका ब्रेन अंडर स्ट्रेस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप उठते ही जो पीक का टाइम है उसमें अपने ब्रेन को थकन के काम दे रहे, थकन है ना, ये नोटिफिकेशंस देखनी है, फिर एक मैसेज यहाँ से आ गया, फिर डिस्ट्रैक्शन आ गई, तो शुरू में ही आपका ब्रेन डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो जाता है, किसको रिप्लाई करना है, किसको नहीं करना, ये देखना है, वो देखना है। इसीलिए जो सक्सेसफुल लोग हैं वो पहला घंटा मोबाइल ऑन नहीं करते। ठीक है, मैं आपको रिसर्च बता रहा हूँ। जो मार्क जुकरबर्ग के बारे में अभी वो मेरे एक दोस्त मजाक कर रहे थे कि उसने अपनी बीवी के साथ किचन में खाना बना रहा है और बड़ा एंजॉय कर रहे हैं संडे की हॉलीडे को, तो लिखा हुआ कि वी हैव कपल गोल्स। तो उन्होंने कहा कि इसने हमें उधर लगा के खुद अब जो है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। तो यही बात है, लास्ट टाइम हमारे पास ऐसा टाइम कब निकला था कि हमने माइंडफुलनेस के साथ एक फैमिली डे स्पेंड किया। ठीक है, ये हमारे लिए चैलेंज बन गया। अभी बल्कि वो मेरे एक दोस्त हैं, ये जब IK इमरान खान साहब का जो मामला हुआ, आपको पता है इंटरनेट ऑफ रहा 5 डेज़, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार
पंजाबी में कहते हैं कि मेरी जो छोटी बेटी है वो तो मुझे अब पता लगा इतनी प्यारी है, मैंने तो कभी गौर ही नहीं किया था, ये 5 दिनों में मुझे पता लगा तो बहुत प्यारी है, ठीक है, और बड़ी प्यारी बातें करती हैं। वजह क्या है? माइंडफुलनेस नहीं थी। ओके, तो उन्होंने खुद इकरार किया और आप भी रिलेट करेंगे इस चीज़ से। एनीवे, ही नर्चर्ड हिज रिलेशनशिप्स इन द मॉर्निंग। वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने रिलेशनशिप्स को नर्चर वो सुबह के टाइम करते थे। अच्छा, ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। देखें, ग्रैटिट्यूड से दिन का आगाज़ करना, इस पर रिसर्चेस हैं कि शुक्रगुजारी से दिन का आगाज़ तभी होगा ना जब रात को शुक्रगुजारी करके सोएं। तो बड़ी पावरफुल है जो है ना वो एक्सरसाइज बताते हैं साइकोलॉजिस्ट कि रात सोने से पहले ना 3 चीज़ें सिर्फ नोट कर लो जो तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत अच्छी हैं, तो इससे तुम्हारे अंदर शुक्रगुजारी पैदा हो जाएगी, ऑटोमेटिकली जो है ना वो पैदा हो जाएगी तुम्हारे अंदर शुक्रगुजारी। फिर देखिए, माइंडफुलनेस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और मैं आपको मज़े की बात बताऊं, माइंडफुलनेस का सबसे बेहतरीन तरीका जो साइंटिफिकली प्रूवन है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन जो है इस पर रिसर्चेज हैं, मैं इंशाल्लाह वो रिसर्चेज आपको दिखाऊंगा। उनका क्रक्स बता देता हूँ। देखिए, साइकोलॉजिस्ट ने 2 ग्रुप सेलेक्ट किए। एक ग्रुप को उन्होंने 8 वीक्स मेडिटेशन कराई, एक ग्रुप को कहा कि बस हमारे साथ रहना, 8 वीक कुछ नहीं करना, नॉर्मल लाइफ जैसे गुजार रहे हैं वैसे आपने करनी है, ठीक है। हुआ ये कि 8 वीक्स बाद उन्होंने उस ग्रुप को देखा जिसने मेडिटेशन की थी, और 3 चीज़ें जो है ना उन्हें समझ आई उनके रवैये को देख के। कुछ सवालात किए थे, कुछ सर्वेस फिल कराए थे, वगैरह वगैरह। अच्छा, पहली चीज़ उन्हें ये समझ आई कि वो ग्रुप जिसने मेडिटेशन की थी, मेडिटेशन से यहाँ पे मुराद योगा या वॉक या अकेले बैठ के तदब्बुर तफक्कुर, जो उनकी मेडिटेशन है। तो बहरहाल उन्होंने देखा कि वो लोग जिन्होंने मेडिटेशन की थी उनके पॉजिटिव इमोशन ज़्यादा थे, यानी उनके जवाबात से पॉजिटिव इमोशन झलक रहे थे। शुक्रगुजारी एक पॉजिटिव इमोशन है, ठीक है, जॉय एक पॉजिटिव इमोशन है, हैप्पीनेस एक पॉजिटिव इमोशन है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो दे वर वेरी पॉजिटिव कंपेयर टू द ग्रुप जिन्होंने मेडिटेशन नहीं की थी। दूसरी चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने दरियाफ्त की कि उनका वाइट मैटर स्टडी किया उन्होंने, MRI स्कैन करके ब्रेन का, और मेडिटेशन वाले ग्रुप का मेरे ख्याल ग्रे मैटर स्टडी किया, ग्रे मैटर ज़्यादा था मेडिटेशन वाले ग्रुप का। इससे क्या साबित हुआ? देखिए, जिसके ब्रेन का ग्रे मैटर ज़्यादा होता है, जो कि आप समझ लीजिए कि एक फ्लूइड हमारे ब्रेन्स में होता है, वो जितना ज़्यादा होता है तो उतनी एनालिटिकल एबिलिटी अच्छी होती है, उतनी सोचने समझने की सलाहियत अच्छी होती है, डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है। वो उनका ज़्यादा था कदरे कंपेयर टू द ग्रुप जो नॉन मेडिटेशन ग्रुप है। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात दरियाफ्त की इस रिसर्च ने कि वो ग्रुप जिनको मेडिटेशन कराई थी उनका MRI स्कैन ये बता रहा था कि ब्रेन का वो एरिया जो ओवर थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, ब्रेन के मुख्तलिफ पार्ट्स ओवर थिंकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, उन सारे पार्ट्स को मिला के इन्होंने एक नाम दे दिया डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क। ब्रेन का डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क ये ऑन हो जाता है जब आप कुछ भी नहीं कर रहे ना, ये ऑन होता है, ठीक है। इसीलिए कुछ लोगों को नींद भी नहीं आती क्योंकि वो ऐसा एक्टिव हो जाता है ना डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क के, वो सोच ही सोच, ओवर थिंकिंग ही ओवर थिंकिंग, फिर वो दवाई लेनी पड़ती, उस एरिया को ऑफ करने के लिए दवाई लेनी पड़ती। तो उन्होंने ये नोट किया कि वो लोग जो मेडिटेशन वाला ग्रुप था उनका ये एरिया कंट्रोल्ड था और डिक्रीज़ था, उनकी एक्टिविटी इस एरिया में डिक्रीज़ थी कंपेयर टू द ग्रुप जिनकी ये बहुत ज़्यादा एक्टिविटी थी और वो नॉन मेडिटेशन ग्रुप था। साबित ये हुआ कि मेडिटेशन से ओवर थिंकिंग भी कंट्रोल होती है, ठीक है। अब आप देखिए कि ये तो गोरों की रिसर्च है। मैं तो हमारे साइकोलॉजिस्ट को कहता हूँ कि छापे ना मारा करो गोरों के, कोई ओरिजिनल रिसर्च यहाँ पे करो, नमाजियों को पकड़ो, ठीक है, उनके पास जाओ, उनके साथ ये रिसर्च करो ताकि तुम्हें भी शायद कुछ नज़र आ जाए कि जो मेडिटेशन मुसलमानों की है पता नहीं उसके क्या क्या असरात हैं पर्सनैलिटी के ऊपर, अगर वो सही से की जा रही है। तो बहरहाल मेडिटेशन देखिए ये माइंडफुलनेस का सलूशन है मेडिटेशन, ओके। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस में इन्वॉल्व होते थे सुबह के टाइम। मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस वर्क प्लेस पे बहुत ज़रूरी। जब आप लोग कहीं इंशाल्लाह जॉब्स वगैरह करेंगे कोई अच्छी फर्म में, तो वहाँ आप ये नोट करेंगे कि वो लोग जो आपके सुपीरियर्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं या हायर अप्स हैं, वो शुरू में मीनिंगफुल कन्वर्सेशन बहुत करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। ये चीज़ ना हमें सिखाई जाती थी, मैंने भी जॉब की ऑयल एंड गैस फील्ड में, हमारी ट्रेनिंग्स होती थी कि आपने शुरू ही मोटिवेशन से करनी है।
उसको कहते थे टूल बॉक्स टॉक। सुबह सुबह जो है ना वो काम शुरू हो जाता था 5 साढ़े 5 बजे फील्ड में, जैसे ही सूरज निकलता था तो हम सारे अमले को जमा करते थे, उनमें प्लम्बर्स, उनमें ये प्लम्बर्स तो नहीं, मेसन्स हो गए, उसमें वेल्डर्स हो गए, उसमें क्रेन ऑपरेटर्स हो गए, जो सारे उस एरिया से रिलेटेड, पाइपलाइन से रिलेटेड लोग थे। तो हम उन्हें जमा करके सर्कल बना देते थे, हर इंजीनियर के साथ एक ग्रुप अटैच था, मेरे साथ भी था। तो हम यही तो करते थे, मीनिंगफुल कन्वर्सेशन करते थे, क्या हाल है, मतलब सलाम दुआ शुरू में, ठीक है, और उनको इन्वॉल्व करना, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं आप लोगों को, फिर कोई मोटिवेशन के लिए बात बता देना। ये इंजीनियर्स के लिए ज़रूरी होता है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल और कम्युनिकेशन ज़ाहिर। ही वॉज ईजी गोइंग। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमारे नबी ईजी गोइंग थे जनरली स्पीकिंग। ओके, अगर घर आए, अगर नाश्ता नहीं होता था तो कहते थे मैं फिर आज रोज़े से हूँ, यानी इतने ईजी गोइंग। वाइफ से पूछा कुछ खाने को है, हज़रत आयशा ने अगर कह दिया नहीं तो कहते थे आज मैं रोज़े से हूँ, ठीक है। कंपेयर इट विद आवर एटीट्यूड्स। पाकिस्तानी जो मर्द है, अगर उसकी बीवी कहे कि आज नाश्ता नहीं है तो फिर आप सोच लें कि क्या होगा, ठीक है। या हमारे फेवरेट कॉफ़ी हमें ना मिले या वो चीज़ ना मिले। एनीवे, ये है मुश्किल बड़ा, लेकिन ये कि इसी को टारगेट करना चाहिए। यू शुड बी ईजी गोइंग। मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, ना मिला चलो देख लेते हैं, बाहर से देख लेते हैं, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहते थे मैंने रोज़ा रखा। एनीवे, फ्रॉम सनराइज टिल नून हम देखते हैं। उसके बाद जी कुछ देर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर रहे, और फिर फ्रॉम सनराइज टू नून ही विल स्टार्ट हिज ऑफिस आवर्स एंड हैव मीटिंग्स। उसके बाद ऑफिस आवर्स शुरू हो जाता था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उसमें वो क्या करते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाय द वे, कि व्हेन एवर ही विल ईट समथिंग ही विल ऑलवेज इंक्लूड अदर्स, स्पेशली मसाकीन। इसको भी आदत बना ले, ये बड़ी ज़बरदस्त आदत है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब नहीं कोई आपके साथ शेयर कर रहा है तो आप चम्मी होकर सारा ही खा जाए उसका, ठीक। लोग ऐसे भी करते हैं, तो इसकी भी हमें हया करनी है, ओके। ये कि लेकिन आप शेयर कर सकते हैं, और अच्छी बात है करना, बल्कि अपने बच्चों को सिखाना चाहिए शेयर करना, ओके। तो ये है कि वो हमेशा शेयर करते थे। We learn from his routine that he will do all heavy duty works in morning slots till noon, ये horse power hours according to science, ठीक है। इसमें 4 hours are equal to literally 40 hours, यानी इतने पीक के और इतने efficient hours हैं। Scientifically speaking, the best time to sleep is 10 PM to 4 AM, ये आप बेशक सर्च कर लें। And the worst time to sleep is 6 AM to 12 PM, जो आपके सर्केडियन रिदम के ख़िलाफ़ है। सर्केडियन रिदम आपकी बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक है, नेचुरल रिदम है, ठीक है। उसको कभी स्टडी करें, सर्केडियन रिदम, CIRCATIAM, सर्केडियन TIAN रिदम। सर्केडियन रिदम के ख़िलाफ़ जो रूटीन है वो बंदा सेहतमंद कैसे रह सकता है? ना वो नफसियाती तौर पे सेहतमंद है, ना वो जिस्मानी तौर पे सेहतमंद है। हाँ, किसी की जॉब ही ऐसी है, वो एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है, पैसे भी कमाने हैं ज़ाहिर है। कुछ लोगों की जॉब होती है कि सारी रात जागना है और काम करना है और फिर सुबह सोते हैं, वो चले एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है, लेकिन वो भी एक हेल्दी चीज़ नहीं है। कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी जॉब से निकला जाए, जल्द अज जल्द जो है वो निकला जाए, ठीक है जी। उसके बाद क्या करते थे कि कैलूला करते थे ज़ोहर से पहले, यानी ऑफिस आवर्स से मुराद है मीटिंग्स चल रही हैं, सोशल गैदरिंग में भी हो रही है, किसी पार्टी ने आके मिलना है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम करने, या ये कि सहाबा से मिलना है, उनको टास्क डेलीगेशन करनी है। उसके बाद कैलूला होता था ज़ोहर के बाद। तो कैलूला आपको पता है कि पावर नैप है, और कैलूला जो है ये आजकल बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स जो है प्रैक्टिस कर रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जो है उन्होंने बाकायदा स्लीपिंग सेल्स बनाए हुए हैं अपने ऑफिसेज में, ठीक है, कि बस जाओ और सो जाओ 15-20 मिनट के लिए, और इससे उन्होंने नोट किया कि एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी बढ़ती है। आप यकीन करें, ये टेक्निक मैंने स्कूल्स में लगा कर देखी। मेरे जो स्कूल के स्टूडेंट ना सुबह के आए होते हैं और कंटिन्यूसली 6-7 घंटे उन्हें पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम भी बहुत अजीब है। तो मैंने नोट किया वो सो रहे होते हैं मेरी क्लास में, हालांकि मैं बहुत सीरियस बातें बता रहा था। फिर मैंने उन्हें कहा यार 15 मिनट सो जाओ, कोई मसला नहीं, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, न डर होके सो जाओ। यकीन करें उनकी एफिशिएंसी बढ़ गई, ठीक है ना। वो जैसे ही मैं आता मैं कहता चलो सो जाओ, कोई बात नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एफिशिएंसी बढ़ी। तो देखिए ये ज़रूरी है पावर नैप, ठीक है। और जापानीज़ कंपनीज़ भी पावर नैप करवा रही हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। उन्होंने कह दिया है कि आफ्टर लंच आप 15-20 मिनट के लिए पावर नैप ले लीजिए। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विल डू मिसवाक बिफोर एवरी सलाह, हर नमाज से पहले सफाई ज़रूरी है, मिसवाक जो है वो ज़रूरी है, ठीक है जी। गोइंग टू मॉस्क टू अटेंड टू सोशल एंड पॉलिटिकल अफेयर्स,
ये उनकी रूटीन में शामिल था। फिर उनके विज़िट्स होते थे, कंपेनियंस को विज़िट करना, रिलेटिव्स को करना या अपनी डॉटर को करना। इससे साबित होता है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूटीन बहुत बिजी थी, यानी डेली ही हैड समथिंग टू डू। उनके विज़िट्स होते थे, उनकी इंटरेक्शंस होती थी। वॉकिंग मार्केट्स ऑफ मदीना, स्माइलिंग, ऑब्जर्विंग, हेल्पिंग एज अ लीडर। लीडर का काम ही है फील्ड में निकल जाए, वो लीडर ही नहीं जो चेयर पे बैठा हुआ है और उसको पता ही नहीं चल क्या रहा है, ठीक है। तो ये बड़ा ज़रूरी है। जैसे हमें सिखाया जाता था कि प्रिंसिपल जो है उसको बाहर निकल के ऑब्जर्व तो करना चाहिए ना, कि ब्रेक टाइम में क्या हो रहा है, बच्चों के इश्यूज़ क्या हैं। तो दिस इज़ व्हाट ही यूज्ड टू डू। बिफोर नून गोइंग बैक होम, डूइंग मिसवाक, रिफ्रेशिंग, 2 रका एज अ रिमाइंडर, ये नून से पहले है, ज़ोहर से पहले। स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, हाउस कोर्स एंड क्वालिटी टाइम, यानी थोड़ी सी ब्रेक ले ली अपने ऑफिस आवर्स से, आधे घंटे की मे बी घर आए, हाउस कोर्स में हेल्प की, ठीक है, अपनी वाइफ्स की हेल्प की, ये सुन्नत है। अपनी वाइफ्स का हाथ बटाना ये सुन्नत है। आफ्टर द ज़ोहर प्रेयर डिस्कस इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल और सोशल मैटर। उसके बाद आफ्टरवर्ड ही वुड रिटर्न होम एंड प्रे 2 units ऑफ वॉलंटरी प्रेयर्स आफ्टर द नून प्रेयर। देन he'd go out with his companions to fulfill specific duties needed in the city, और he'd stay in the mosque until असर। कोई आए मिल ले उनसे, यानी ये भी ऑफिस आवर्स हो गए। और उसके बाद असर के बाद जो है वो he will call the day off। असर यानी 4:30 आप लगा लें, 4, 4:30, या गर्मियों में 5 लगा लें, यानी 5 बजे के बाद ऑफिस आवर्स ख़त्म हैं। और उसके बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फैमिली के साथ हंसी मजाक की बातें करते थे, ठीक है। ये बड़ा ज़बरदस्त टाइम होता है कि फैमिली बैठे और फैमिली बैठ के कोई सोशल गैदरिंग अपनी करे, तो ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो किया करते थे। क्वालिटी टाइम इन अ रिलैक्स्ड एंड जॉयफुल एटमोसफेयर, ही वुड आस्क हिज फैमिली क्वेश्चन और देड आस्क हिम क्वेश्चन। ये उनकी रूटीन से साबित हो रहा है जी, ठीक है। रिफ्लेक्शंस क्या है उनकी मॉर्निंग टिल आफ्टरनून रूटीन से? नंबर 1, ऑफिस आवर्स मॉर्निंग में है एंड ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल। अच्छा लीडर वो है जो अवेलेबल होता है, ठीक है, जो ये नहीं कहता कि मेरे पास आज टाइम नहीं है। हाँ, बिजी होते हैं लोग, लेकिन एक ही टाइम दिया जा सकता है। रिचार्जिंग इज ईमान एंड टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम वर्ल्ड विद प्रेयर्स बहुत ज़रूरी है। देखें, मैं अक्सर स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि आज साइकोलॉजी हमें बता रही है कि अगर आपने डोप रूटीन से छुटकारा पाना है, ठीक है, डोप रूटीन इंसान को खुश नहीं रख सकती, ये बात याद रखें। डोप रूटीन है कि बस मज़ा ही मज़ा है रूटीन में और कुछ भी नहीं। तो आज वो हमें बाकायदा एडवाइस कर रहे हैं साइकोलॉजिस्ट कि अपनी डोप रूटीन में इंटरप्शंस लाएं, 3 to 4 इंटरप्शंस लाएं, ठीक है। इंटरप्शन से मुराद है कि रुक के कोई 10-15 मिनट सॉलिट्यूड में जाके कोई मेडिटेशन कर लें, इसको इंटरप्शंस कहते हैं। अब देखें, ऑटोमेटिकली अल्लाह ने हमारी रूटीन में फजर के बाद 4 इंटरप्शंस तो हैं। एक बंदा ज़ोहर और असर में कितना टाइम है? 2-3 घंटे मैक्सिमम वो जो अगर कुछ कर भी रहा है एंटरटेनमेंट 2-3 घंटे, उसके बाद इंटरप्शन आ गई, ठीक है। इसी तरह असर टू मगरिब 2-3 घंटे इंटरप्शन आ गई, फिर मगरिब टू इशा कुछ करने बैठे, फिर इंटरप्शन आ गई। तो ये हेल्दी है, इंटरप्शन इज़ वेरी हेल्दी, ओके, सच एन इंटरप्शन। तो दैट्स वाई ही यूज्ड टू रिचार्ज हिज ईमान बाय ऑफरिंग सलाह, मिक्सिंग अप विद पीपल एंड रीचिंग आउट टू देम, ये बहुत ज़रूरी है, ओके। गिविंग एंड शेयरिंग, ये रूटीन है एक्चुअली ऑक्सीटोसिन बेस्ड, अगर केमिकल्स की लैंग्वेज में आप पूछें, डोप बेस्ड से ऑपोजिट। स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद फैमिली व्हेन एवर होम एंड लर्निंग एंड ग्रोइंग टुगेदर एंड लर्निंग टुगेदर, फैमिली गोल्स, ठीक है, ये है असल में बात। अच्छा जी, असर टिल नाइट क्विकली देख लेते हैं। दिस टाइम स्लॉट इंक्लूडेड ऑफिस आवर्स एंड फैमिली टाइम एज वेल। He will do light things after Asr and spend lively time with family, joking, talking about lighter things. He will then do Askar and go for Maghrib. From Maghrib to Isha, he will meet Sahaba for social and personal affair. ये असल में फिर इन्होंने बैठक लगाते थे हमारे नबी। जैसे आजकल भी आपने देखा ना कि फेमस लोग शाम के टाइम बैठक लगाते हैं और उसमें वो बड़ी जनरल बातें लोगों के साथ, ठीक है ना, पंचायत जो होती है, बड़ी जनरल बातें करते हैं सोशल अफेयर्स पे, तो ये एक अच्छा कल्चर है। एनीवे, उसके बाद ही विल इन्वाइट फ्रेंड्स एंड फैमिली फॉर डिनर समटाइम्स, यानी इकट्ठे खाना पसंद ज़्यादा करते थे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाय कि अकेले खाने के। बिफोर स्लीप ही विल हैव अ बेड टाइम टॉक विद हिज वाइफ, क्वालिटी टाइम। ही विल स्लीप बाय रिमेंबरिंग अल्लाह, अस्कार करके, दुआ करके। तो मोटिवेशन के साथ ही सो रहे हैं और मोटिवेशन के साथ ही उठ रहे हैं, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, ईटिंग के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस देखिए, आज तो मॉडर्न साइंस इसको बैक कर रही है कि 1/3 स्टमक खाली होना चाहिए।
अगर आपके स्टमक के लेट से 3 हिस्से हैं तो 1/3 में पानी, 1/3 में फूड, 1/3 एम्प्टी, लेकिन पेट भर के खाना खाया जा सकता है। बट ये बहुत हेल्दी रूटीन है, ठीक है जी। रिफ्लेक्शंस क्या है उनकी इवनिंग रूटीन से? 9 वर्क आफ्टर मगरिब, मगरिब के बाद जो है वो अपने आप को रिलैक्स करते थे। ईटिंग डिनर आफ्टर मगरिब, उसके बाद नहीं खाते थे, और ये बहुत अच्छी रूटीन है। यानी आप 7-8 बजे डिनर कर लें, उसके बाद कुछ ना खाएं, नॉट इवन एनी मिल्क शेक और लिक्विड। हाँ, थोड़ी बहुत मंचिंग का दिल करे तो ये कि ड्राई फ्रूट्स खा लिए, बादाम खा लिए, तो ये बहुत हेल्दी रूटीन है। लीविंग स्पेस फॉर 30% एयर इन स्टमक, इन्वाइटिंग फ्रेंड्स एंड फैमिली टू डिनर समटाइम्स, यानी ईटिंग टुगेदर इंक्रीजेस हैप्पीनेस, ये तो रिसर्च है। ईटिंग विद माइंडफुलनेस एंड क्वालिटी टाइम, ठीक है, माइंडफुलनेस के साथ खाना खाना। इशा और इशा के बाद पसंद नहीं करते थे प्रॉफिट बात करना, लेकिन अगर कोई आ जाता था तो कर लेते थे, मना नहीं है इशा के बाद बात करना, लेकिन ये कि उनकी पर्सनल चॉइस थी कि वो पसंद नहीं करते थे इशा के बाद ज़्यादा बात करना। घर आए, फैमिली टाइम, मीटिंग क्लोज कंपेनियंस हाउसेज एंड स्पेंडिंग टाइम विद देम, कमिंग टू बेड, हैंगिंग क्लोथ, लेइंग डाउन, टॉकिंग टू वाइफ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम खुद करना पसंद करते थे, ठीक है। तो ये है कि हमारी आदत नहीं है, हम जो है वो जाहिर है चाहते हैं कि सारे ही हमारे काम कोई और कर दे, तो ये सुन्नत नहीं है। स्लीपिंग बाय रिमेंबरिंग अल्लाह, और फिर अल्लाह को याद करके वो रात को सो जाते थे। अब पॉइंट उनकी रूटीन से सारा ये है कि व्हाट ड्रोव हिम टू बी सो फोकस्ड एंड कंसिस्टेंट, यानी उनसे ज़्यादा फोकस्ड और कंसिस्टेंट इंसान आज तक देखने को नहीं मिला, जिसने इतनी कंसिस्टेंसी के साथ इस रूटीन को फॉलो किया हो, इतनी कंसिस्टेंसी के साथ जो सेल्फ ड्रिवन हो, ठीक है। वो था लव। लव इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड इट इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट इमोशन फॉर सेल्फ ड्रिवन पर्पज़। वो लव 4 जगह से आ रहा था। नंबर 1 हिज लव फॉर अल्लाह, सबसे पहले क्रिएटर से मोहब्बत, जो बनाने वाला है उससे मोहब्बत, ठीक है। नंबर 2 हिज लव फॉर फैमिली, अपनी फैमिली से मोहब्बत, जिसको मोहब्बत है वो क्वालिटी टाइम भी देगा, उनके मसाइल भी सुनेगा, राइट। हिज लव फॉर हिज कंपेनियंस, अपने सहाबा से मोहब्बत। हिज लव फॉर ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी से मोहब्बत। यकीन करें हमारा मसला ये है कि हम लोग डिप्रेस्ड होते इसलिए क्योंकि हम एक्सट्रीमली सेल्फ एब्जॉर्ब्ड हैं, हमारी पर्सनैलिटीज़ एक्सट्रीमली सेल्फ एब्जॉर्ब बन चुकी हैं। मी, माई सेल्फ एंड आई, दैट्स इट। हमें अपने अलावा मसाइल ही नहीं नज़र आते, अपने अलावा बंदे ही नहीं नज़र आते, ठीक है। तो वो डिप्रेशन का बाइस है। अगर आपने डिप्रेशन से निकलना है तो बड़ा सोचें। आपसे ज़्यादा डिप्रेस लोग इस वक्त मौजूद हैं, ठीक है, आपसे ज़्यादा मसाइल में लोग मौजूद हैं। तो साबित ही हो रहा है इस रूटीन से कि उनकी मोहब्बत उन्हें ड्राइव कर रही थी। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विज़न इतना बड़ा था, पर्पज़ इतना बड़ा था, ठीक है ना, तो इसलिए वो डेली मोटिवेटेड थे। तो ये है सोल्यूशन कि विज़न बड़ा बनाएं, सोच बड़ी बनाएं, ठीक है जी। हेल्प करें, अपनी फैमिली की कर लें, राइट। सो ये है जी क्रक्स। ओके, वी लर्न फ्रॉम प्रॉफिट्स 24 आवर्स that he will start his day with gratitude, purification and energy booster। और उनका एनर्जी बूस्टर अल्लाह से मुलाकात थी, जो कि आपकी रूह की ग़िज़ा है। एनर्जी बूस्टर देखें, कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, जो मेरी रिसर्च है ना, उसका ताल्लुक रूह के साथ है, ठीक है। तो जितनी रूह स्ट्रॉन्ग होगी आपकी, उतना ऑटोमेटिकली आपकी सेल्फ एस्टीम अच्छी होगी, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। और कॉन्फिडेंस की एक डेफिनेशन बहुत ज़बरदस्त मैंने एक स्कॉलर के मुंह से सुनी। उन्होंने कहा कि गैर अल्लाह का खौफ ख़त्म होने का नाम कॉन्फिडेंस है। अब ये देखिए कि कितनी जामे डेफिनेशन है अगर हम इस पर गौर करें, ठीक है। सो ही विल कीप हैवी ड्यूटी वर्क ड्यूरिंग मॉर्निंग आवर्स, ये साबित हो रहा है। ही हैज़ डेजिग्नेटेड स्लॉट्स फॉर ऑफिस आवर, मीटिंग, फैमिली टाइम, पर्सनल टाइम, यानी बहुत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीक्वेंस के साथ चलते थे, डेजिग्नेशन की हुई थी स्लॉट्स की, रैंडम रूटीन नहीं थी। ही विल डू एवरीथिंग विद फोकस, जो करते थे फोकस के साथ करते थे, ओके। अब हम जी सेकंड सेक्शन की तरफ आते हैं। कुछ मैं आपको इंशाल्लाह चीज़ें भी दिखाता हूँ। फोकस मैनेजमेंट, जो कि बहुत आजकल ज़ाहिर है एक मुश्किल टास्क हो चुका है, क्योंकि हमें मल्टीटास्किंग बहुत करनी पड़ती है। तो हम करें क्या? किसी दौर में देखिए इंसानों का फोकस ठीक था, क्योंकि रीडर्स डाइजेस्ट आपने शायद पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा है। 90s में काफ़ी ज़्यादा स्कूल के टीचर्स भी इनकरेज करते थे डाइजेस्ट पढ़ो। बहरहाल इसमें ना कुछ गेम्स होती थी, क्रॉस वर्ड्स खेला आपने कभी, ठीक है ना, आप वर्ड्स ढूंढते थे, क्रॉस वर्ड्स है। फिर इसके अलावा स्क्रैबल एक गेम होती थी। फिर पजल्स होते थे। फिर जो है वो जाहिर है आपने डिफरेंसेस ढूंढने होते थे। मैं आपको कुछ वो चीज़ें रिविज़िट कराता हूँ। 90s में चलते हैं, आइए, ठीक है जी। अच्छा, ये जो है ना, ये पज़ल है बेसिकली कि हाउ मैनी स्क्वायर्स।
अब देखें इसमें दिमाग यूज़ हो रहा है, इसमें फोकस यूज़ हो रहा है। ओके, इस तरह के ये गेम्स होती थी हमारी 1990s में। ओके, कैन यू स्पॉट द डिफरेंस? इस तरह की चीज़ें इसमें बाय द वे आप डिफरेंस स्पॉट कर सकते हैं। फोकस अब डेवलप हो रहा है ना जी। अच्छा, ये जी 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 जी, वेरी गुड। व्हाट अबाउट दिस? तो आसान है बहुत। साइज बिल्कुल, बिस्किट का साइज छोटा है। कैन यू स्पॉट द डिफरेंस इन दिस? यस, ये नूडल वहाँ पे नहीं है, बिल्कुल ठीक। अब ये फैमिलीज खेलती थी इकट्ठे ना, और फोकस डेवलप होता था, अच्छा टाइम स्पेंड होता था, ठीक है ना जी। ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो चलें ये वाली चीज़ जो है वो सर्कल जो मैंने किया हुआ है, इसमें जो है वो यहाँ से वो डायग्राम सही नज़र नहीं आ रही पिक्चर, तो आपको डिफरेंस फील नहीं होगा। एनीवे आप समझ गए कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। ये हमारी गेम्स होती थी, ये हमारे बच्चों की गेम्स होती थी। इस वक्त हमारा बच्चा पता है क्या खेल रहा है? आप बच्चों की गेम्स कभी खेलें, सबवे सर्फर का पता है वो दिमाग ख़राब हो जाता है। यानी 10 मिनट खेल के वो बंदे को नींद उड़ जाती है बंदे की, और 1 मिनट बाद ऐड आ जाता है कि 30 सेकंड का ऐड देखो फिर आगे जाओगे। यानी बच्चे का दिमाग तहस नहस वो कर रहे हैं। 10 मिनट की गेम में कम से कम आपको 10 ऐड्स देखने पड़ते हैं। आप देखें बच्चों के फोकस के साथ क्या हो रहा है, उनमें क्यों नहीं बेचैनी आएगी, उनमें क्यों नहीं तजब्जब आएगा, उनमें एग्रेशन क्यों नहीं आएगी, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन क्यों नहीं आएगी, क्योंकि दिमाग का ही वो भड़कस निकाल रहे हैं, सीधी सी बात है। तो ये है असल में डिफरेंस। इसलिए बहुत ख़तरनाक दौर में हम रह रहे हैं। ज़रा देख के, बिल गेट्स तो कहता है कि 14 साल से पहले बच्चे को मोबाइल देना हराम है, ठीक है, ये बाकायदा उसका व्यू है, बहुत फर्म व्यू है बिल गेट्स का। ओके, ये होते थे रीबस पजल्स। ये होता था जी कि आपने ये दोनों वर्ड्स को देख के एक वर्ड बनाना है, कोई सेंस बनानी है इस डायग्राम को, इस पिक्चर को देख के। ये मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, सीज, और सीज के ऊपर है ट्रैवल, तो ओवरसीज ट्रैवल, समझ आ रही? दिस इज हाउ यू मेक द वर्ड ओवरसीज ट्रैवल। विन विद ईज, ठीक है, विन किसके साथ है? 3 ईज के साथ, तो विन विद ईज सेंस बन गई। ओके, ये आप बताएं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके, रीबस पजल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहरहाल ये वीडियो एक है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे इस वीडियो का नाम है व्हाट द इंटरनेट इज़ डूइंग टू आवर ब्रेन्स। ये सिर्फ 4 मिनट की वीडियो, ज़रूर देखिएगा। इसमें उन्होंने बताया कि इंटरनेट जो है वो ब्रेन फॉग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ब्रेन फॉग होता है कि आपका दिमाग जैम हो जाता है, ठीक है, एक टाइम आता है। तो बड़ा अच्छा इन्होंने बताया है, ज़रूर देखिएगा। अभी चूँकि टाइम थोड़ा शॉर्ट है तो मैंने आपको वीडियो का टाइटल बता दिया कि व्हाट द इंटरनेट इज़ डूइंग टू आवर ब्रेन। तो देखिए ये रीबस पजल्स और ये स्पॉट द डिफरेंस, फिर स्क्रैबल और क्रॉसवर्ड्स, दीज वर आवर गेम्स। और आज की जनरेशन की जो गेम्स हैं वो टोटली उनका दिमाग जो है वो उसकी खिचड़ी बना रही है। तो ये वजह है असल में कि हमारी जनरेशन में एग्रेशन और फ्रस्ट्रेशन और बेचैनी बहुत ज़्यादा है, और फोकस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। और ये इतना बड़ा फितना है, ये इतना बड़ा फितना है कि स्नैपचैट के CEO, उसका मैं क्लिप देख रहा था, वो कहता हमें भी नहीं पता अब करना क्या है। यानी हमने चीज़ें बना तो दी हैं लेकिन अब हमारे भी कंट्रोल से बाहर हैं। इतना बड़ा सोशल इशू है ये आज की जनरेशन का। आप सोशल डिलेमा देखें डॉक्यूमेंट्री, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि कितनी ज़्यादती हो रही है हमारी जनरेशन के साथ। अटेंशन इंजीनियर्स जो फेसबुक के थे, गूगल के थे, माइक्रोसॉफ्ट, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया इस बात में कि ये आप हमसे काम क्या करा रहे हैं, मतलब लोगों को ज़ॉम्बीज़ बना रहे हैं आपके, हम उनकी अटेंशन कैच करें, यहाँ से ऐड लाएं, ये एल्गोरिदम चलाएं, ये करें वो करें। तो ये आपको पता है अमेरिका में पूरा एक तबका है लडाइट्स के नाम से, LUDDITE, सर्च करें। वो तबका एक्सट्रीमली एंटी टेक्नोलॉजी है। और जो आपकी ये है सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली में बहुत लडाइट्स हैं, टेक्नोलॉजी के हब में लडाइट्स बहुत ज़्यादा हैं। और उनके जो स्कूल्स हैं सिलिकॉन वैली के, जो टेक्नोलॉजी का हब है, जहाँ माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है, गूगल का ऑफिस है, फेसबुक का, उन स्कूलों में टेक्नोलॉजी बैंड है। उनके बच्चे गार्डनिंग सीख रहे हैं, उनके बच्चे सब्जियां उगाना सीख रहे हैं, ऑर्गेनिक फूड, ठीक है, जो पुराने, दे आर गोइंग टू द ओल्ड लाइफ। किसान क्या करता था, अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखाता था, ठीक है, वो उधर ही आ रहे हैं। लेकिन ये कि पढ़ाई साथ ऐड होगी, तो देखिए वो लोग जो टेक्नोलॉजी बनाने वाले हैं वही उसके ख़िलाफ़ हैं।
वो कहते हैं कि ये तो आपका फोकस डिस्ट्रॉय कर देगी ये चीज़। तो ये वजह है जी, ठीक है। ये इस सदी का अगर आप मुझसे कोई चैलेंज पूछें सबसे बड़ा, वो सेल फोन एडिक्शन है। और सारे हमारे मसाइल इसी से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। तो इस पे वर्किंग बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जो मसला जितना बड़ा होता है उतनी उस पर वर्किंग की जाती है, बात याद रखें। फोकस देखिए बहुत ज़रूरी है स्पोर्ट्समैन के लिए, स्पेशली टेनिस प्लेयर ने उसका फोकस इतना ज़बरदस्त होता है। अगर आपने कभी टेनिस खेली है, मैंने वैसे ही खेली है कभी कभी, तो बॉल पे हर वक्त आपने नज़र रखनी है। अब आप सोचिए इतनी पेस पे बॉल आ रही होती है, आप नज़र कैसे रखेंगे, ठीक है। फोकस ही आउट हो जाता है। तो आपकी सोच है, लोग कितनी प्रैक्टिस करते हैं, कितनी मेडिटेशन करते हैं और कितने घंटों ये एक ही चीज़ को देखते रहते हैं, यानी कैंडल लाइट को देखते रहते हैं। ये इनकी एक्सरसाइजेज होती हैं। इसी तरह आप देखिए जो गोल्फ, ये क्रिकेट में फोकस, क्रिकेट तो सब ने खेली है और मैंने भी बहुत खेली है। बैट्समैन को कितना फोकस चाहिए। कुछ बैट्समैन ऐसे होते हैं कि बॉलर के हाथ से बॉल अभी छूटी, उन्हें पता लग जाता है क्या लेंथ फेंकने वाला, यॉर्कर आ रही है कि शॉर्ट लेंथ आ रही है, ठीक है, कि ऑफ साइड है, आउट स्विंग है, इन स्विंग है, वो देख लेते हैं। जिसका जितना फोकस अच्छा है उतना वो बड़ा बैट्समैन है। और इंजमामुल हक के बारे में मशहूर था कि उसे बॉल फुटबॉल की तरह नज़र आती है, लिटरली, यानी उसको बाकायदा देखा है उन्होंने, साइकोलॉजिस्ट ने। तो आप देख लीजिए वो कितना बड़ा प्लेयर था, ठीक है। तो फोकस बहुत ज़रूरी है, बॉल को देखना है, आपने बॉल को देखना है, ठीक है जी। गोल्फ में बहुत फोकस चाहिए। और आपने देखा है ना कि गोल्फ प्लेयर्स जो हैं वो शॉट लेने से पहले कोई 10 मिनट देखते रहते हैं। यानी वो बोरिंग गेम है ना, क्योंकि वो रुक के बस देख रहा है, कभी गोल उसको देख रहा है, सुराख को, फिर बॉल को देख रहा है, फिर उधर, तो वो 10 मिनट यही करता रहता है। तो असल में वो कर क्या रहा है, वो अपने माइंड में पूरा मैप बना रहा है और वो इसको कहते हैं द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। वो विजुअलाइज कर रहा है कि बॉल गोल के अंदर जा रही है, ठीक है, मेरा गोल अचीव हो रहा है। और पावर ऑफ विजुअलाइजेशन आपको वो स्ट्रेंथ और मोटिवेशन देती है। ये एक कॉन्सेप्ट है, साइंटिफिकली इतना प्रूवन नहीं है, लेकिन जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक कॉन्सेप्ट है, इसी तरह पावर ऑफ विजुअलाइजेशन भी एक कॉन्सेप्ट है। तो ठीक है, इस पर कुछ मिसालें हैं तो हम मान लेते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि विजुअलाइज करना उस चीज़ को लेके, ठीक है जी। तो इसमें भी देखिए बहुत फोकस चाहिए और ये फोकस डेवलप करते हैं। टेबल टेनिस भी खेली होगी आप, उसमें कितना फोकस चाहिए, हर वक्त बॉल पे नज़र है, ठीक है। और बड़ी स्पीड से जो है वो बॉल आ रही होती, स्मैश, कुछ प्लेयर स्मैश कैसे पिक करते हैं आपने देखा है। चाइनीज़ प्लेयर्स को कभी देखें, वो ऐसी स्मैशेस लगाते हैं और फिर पिक भी करते हैं, बंदा हैरान रह जाता है उनका स्किल लेवल देख के। फिर बैडमिंटन देख लें, उसमें आप चाइनीज़ प्लेयर को देखें, बहुत ज़बरदस्त स्मैशेस हैं, लेकिन वो पिक भी कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसके पीछे पता नहीं कितने सालों की फोकस की प्रैक्टिस। पॉइंट इज़ जितना बड़ा काम है उतना फोकस की एक्सरसाइज ज़्यादा है, ठीक है। इसीलिए अगर आपने निकलना है इस एडिक्शन से, जो कि इस वक्त इस सदी का सबसे बड़ा मसला है, तो मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी उससे। ये बैठे बैठे मोबाइल फ़ोन एडिक्शन नहीं छूट जाएगी कि मोबाइल ऑफ कर दिया और बस छूट गई मेरी एडिक्शन। इसके लिए फोकस्ड एक्टिविटीज़, जिसमें सबसे ज़बरदस्त देखिए नमाज 5 टाइम हो गई ना, तो फोकस है। अल्लाह ताला हमारा ऑलरेडी फोकस बिल्ड कर रहा है, ठीक है जी। ओके, अच्छा, ये वैसे मैं एक एक्सरसाइज कराता हूँ, अभी टाइम नहीं है। मैं स्टूडेंट्स से जो है ना उनका फोकस चेक करने के लिए 30 सेकेंड्स में पूछता हूँ कि रोप के जितने यूजेस तुम्हारे जहन में आ रहे हैं बताओ। कुछ स्टूडेंट्स 10 बताते हैं, कुछ स्टूडेंट्स 15 बताते हैं, ठीक है। जिनका ब्रेन बहुत एक्टिव है, बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, वो ज़्यादा बता देते हैं। इसी तरह टॉवल के यूजेस अब स्टूडेंट्स खुद बनाते हैं। टॉवल को एज ए तकिया यूज़ कर लें, पोछा यूज़ कर लें, ठीक है ना, इसको सुखाने ड्राई करने के लिए यूज़ कर लें अपने आप को, इसको बेडशीट बिछा लें, मतलब जो भी आ रहा है उनके माइंड में बोली जा रही। तो ये एक्सरसाइजेज असल में पब्लिक स्पीकिंग में होती हैं। टोस्ट मास्टर जो है ना, वो पूरा पब्लिक स्पीकिंग का प्लेटफॉर्म है। तो वहाँ पे यही तो एक्सरसाइजेज हैं। वो क्या करते हैं, स्टूडेंट से पूछते हैं, हाँ जी बताओ, इसके बताओ, 30 सेकंड में इसके यूजेज, वो एक्टिव हो जाते हैं, उनका दिमाग चलने लग जाता है, फिर उनकी प्रैक्टिस हो जाती है मुख्तलिफ यूजेज बताना। तो इसीलिए तो फर बोलते हैं, आपने देखा नहीं, वो जहाँ भी उन्हें खड़ा कर दो फर प्रोज भी बता रहे होते हैं, कॉन्स भी बता रहे होते हैं। तो इसके पीछे मेहनत है, बहुत मेहनत है। पॉइंट वही है कि मेहनत बहुत ज़रूरी है कोई भी स्किल लर्न करने के लिए, ठीक है जी। कंसंट्रेशन एक स्किल का नाम है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक बंदा पैदा ही डिस्ट्रैक्टेड हुआ है, हम उसे कहें जी कि ये तो है डिस्ट्रैक्टेड चाइल्ड, ऐसा नहीं होता है।
कंसंट्रेशन बनाई हर बच्चे की बनाई जा सकती है, ठीक है। ये एक स्किल है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। जैसे इन्होंने एक मिसाल दी हुई है कि देखिए आप 10 मिनट एक्सरसाइज करेंगे, एक टाइम आएगा आप 2 आवर्स कर लेंगे, क्योंकि आपकी वो कैपेसिटी बिल्ड हो गई है, आपकी वो स्ट्रेंथ बिल्ड हो गई है, ठीक है। टेक ब्रेक्स, ये बहुत ज़रूरी है फोकस रहने के लिए, ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने 1 आवर का काम किया तो 5 मिनट 10 मिनट की ब्रेक ले ली। इसी को मद्देनज़र रखते हुए ना देखिए जो आजकल यूनिवर्सिटीज़ में करिकुलम है या सेमेस्टर सिस्टम है, उसमें इंटरप्शंस आती हैं, ब्रेक्स आती हैं, अगर आपने नोट किया वो इसीलिए होती हैं, ठीक है, कि स्टूडेंट्स ज़रा फोकस्ड रहें। एनीवे, एक चीज़ मैं आपको पॉजिटिव साइकोलॉजी से बता दूं, आपके लिए बड़ा यूज़फुल कॉन्सेप्ट है, फ़्लो एक चीज़ होती है पॉजिटिव साइकोलॉजी में, ठीक है। जो लोग फ़्लो में होते हैं ना, वो लोग बहुत ज़्यादा, आप कह लीजिए जॉब सेटिस्फेक्शन उनकी बहुत हायर होती है। फ़्लो कब आता है? फ़्लो तब आता है जब एक काम आपकी पसंद का है, नंबर 1, नंबर 2 आप उसमें स्किल्ड भी हैं। समझ आ रही बात? पसंद का है और स्किल्ड भी हैं, उसको करने के काबिल भी हैं, तब आप फ़्लो में चले जाते हैं। इसलिए बड़ा ज़रूरी है, देखें ये जो आपके साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट जिन्हें हम कहते हैं, जो इंटरव्यूज़ में बैठे होते हैं, ठीक है, और जो HR में इंक्लूडेड होते हैं, ह्यूमन रिलेशंस में, और वो देखते हैं कि कौन से बंदे को कहाँ फिट करना है, वो यही तो देख रहे होते हैं कि इस बंदे का फ़्लो कहाँ पे आता है, यानी इसका स्किल क्या है और इसका शौक़ क्या है, तो उसके मुताबिक उसे एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर में ना ये देखा जाता है बच्चे का स्किल क्या है, ना ये देखा जाता है उसका शौक़ क्या है, तो फिर वो एट द एंड ऑफ द डे लोग बोर हो जाते हैं उस चीज़ से। एनीवे, अगर तो आपका स्किल लो है और वो काम इतना चैलेंजिंग नहीं है, वो हाई स्किल्ड काम भी नहीं है, तो फिर आप में एपैथी होगी, वरी होगी, एंग्जाइटी होगी, ये ग्राफ है। अगर आपका स्किल लेवल हाई है लेकिन वो काम इंतहाई आसान है, तो फिर बोर्डम होगी, ठीक है, बोरियत होगी। अगर आपका स्किल लेवल बहुत हाई है, काम जो है वो बहुत आसान है, फिर रिलैक्सेशन होगी जैसे जैसे आगे जा रहे हैं। लेकिन फ़्लो कहाँ पे है? जब स्किल भी बहुत ज़्यादा है और चैलेंज भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपने फ़्लो में आना है ना, तो आप ऐसे काम किया करें जो एक तो आपकी बहुत ज़्यादा पसंद के हैं, यानी आप कह लीजिए टैलेंट से रिलेटेड हैं, आपके स्किल से रिलेटेड है, और आप उनको बहुत अच्छा कर भी सकते हो, और अपने आप को चैलेंजेस दें, अपने आप को चैलेंज करें, ठीक है। ये भी एक ग्राफ है, अपॉर्चुनिटी टू एक्ट एंड कैपेसिटी टू एक्ट। जितना ये चीज़ हाई होती जाती है, आप फ्लो स्टेट की तरफ जाते रहते हैं। कौन सी? अपॉर्चुनिटी टू एक्ट एंड कैपेसिटी टू एक्ट। एक है आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कुछ करने की, लेकिन आप में कैपेसिटी नहीं है। एक है कि आप में कैपेसिटी बहुत है लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स हैं। मज़ा तब आएगा, फ़्लो तब आएगा जब अपॉर्चुनिटी भी बहुत है और आपको एक्शन का भी बहुत। इसीलिए देखें वेस्ट में एंटरप्रेन्योरशिप क्यों इतनी कामयाब हुई, गवर्नमेंट सपोर्टेड है, ओके। बिल गेट्स ऐसे ही नहीं बन गया, उसको माहौल दिया गया, उस चीज़ का, उसको ग्रो करने का माहौल दिया गया, उसको अपॉर्चुनिटी दी गई है। तो ये इसी को आप घरों में लगा लें। घरों का माहौल अगर ऐसा नहीं है कि हम अपने बच्चे को एक्सप्लोरेशन का मौका नहीं दे रहे हैं, हम उसे जो है ना वो जाहिर है ये ढूंढने का मौका नहीं दे रहे हैं, उसके लिए क्या बेहतर है, तो फिर वही होगा जो इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है जी। अच्छा, इस हवाले से, फोकस के हवाले से मैंने आपको कहा था, एक टाइम मैनेजमेंट के हवाले से एक एक्सरसाइज दी थी कि सूरह अल-असर को स्टडी करें और उसकी रोशनी में टाइम की अहमियत बताइए। मैं आपको क्विकली बता देता हूँ ताकि अगर आप लोग कुछ एडिशन भी मे भी कर लें असाइनमेंट में। एनीवे, देखिए ये सूरत जो है वो टाइम के ऊपर है, वल असर, बाय टाइम, ज़माने की कसम। और इमाम शाफ़ी जो है उन्होंने इस सूरत के बारे में कहा था कि अगर ये अकेली नाजिल हो जाती तो काफ़ी थी गाइडेंस के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे वल असर का मतलब एक बर्फ़ बेचने वाले ने समझाया। मैं देख रहा था वो बर्फ़ बेच रहा है और वो सदाएं लगा रहा था कि है कोई जो मेरी बर्फ़ ख़रीद ले इससे पहले ये पिघल जाए। तो इससे उन्हें समझ आई कि ज़माना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, आगे जा रहा है, ना पीछे जाएगा ना कहीं और जाएगा। तो टाइम गुजरता जा रहा है, गुजरता जा रहा है। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है तो फिर इंसान की एबिलिटीज़ में भी कम हो रही हैं या जो भी है। तो ये है असल में पहली इंपॉर्टेंस। फिर देखिए अल्लाह ने एक रूल डिफ़ाइन कर दिया, जनरल रूल। आपका CEO अगर एक बहुत तगड़ा विज़न डिफ़ाइन कर देना तो वो बहुत बड़ा CEO। तो अल्लाह कायनात का CEO, आपको यूनिवर्स का CEO विज़न दे रहा है। कितना बड़ा विज़न दे रहा है आप सोच भी नहीं सकते। यानी उसने क्राइटेरिया ये डिफ़ाइन कर दिया कि सब खसारे में,
सब लॉस में हो, जो मर्ज़ी कर लो सब लॉस में हो जब तक ये 4 काम नहीं करते। और इन कामों में ख़जाना है, मतलब समंदर है। अगर मैं एक एक पे लेक्चर देना शुरू करूँ, पहला क्या, इल्ला लज़ीना आमनू, एक्सेप्ट दोज़ हु बिलीव। ईमान का फ़ायदा क्या है, इस पे मैं पूरा आपको 5 घंटे की वर्कशॉप करा सकता हूँ। इतना जामे और इतना समंदर से भरा हुआ टॉपिक है। देखें, जब इंसान पे मुश्किल आती है ना, तब उसका ईमान ही उसे बचाता है। अगर फेथ नहीं है तो फिर इंसान बहुत जल्दी डाउन चला जाता है। ओके, बहुत से बेनिफिट्स हैं ईमान के, आई कैन गो ऑन एंड ऑन, लेकिन पहली चीज़ है ईमान। नंबर 2, अमल सालेह, नेक अमाल, अच्छे अमाल। देखें, नेक अमल ये भी है, सड़क पे जा रहे हैं, कोई वो झाड़ी पड़ी उसको साइड पे कर दिया, ठीक है, कितना नेक अमल ये भी है कि वो जो एक खातून थी प्रोस्टिट्यूट, उसने कुत्ते को अपने जूते में पानी पिला दिया था, अल्लाह को कितना पसंद आया, ये भी नेक अमल है। ठीक है जी, नेक अमल तो फिर ज़ाहिर नमाज तो है ही नेक अमल, अज़कार भी नेक अमल है, कुरान पढ़ना नेक अमल है, किसी की मदद करना, किसी को कुछ दे देना, वो आपसे कुछ मांगने आए, ये भी नेक अमल है। तो अमल साले गोल है। ओके, नंबर 3, वतवासौ बिल हक, हक की तलकीन करने वाले। अब ये क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये नहीं कि बस बैठ के अल्लाह अल्लाह किया और बस ठीक है नेक अमल हो गया, नहीं, बाहर निकलो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, एक्टिविस्ट बनो, हक को सपोर्ट करो और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ बोलो, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ खड़े भी हो। ठीक है, कितना ज़बरदस्त विजन अल्लाह दे रहा है। और नंबर 4, वतवासौ बिस्सब्र, एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते हैं। सब्र कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में, ठीक है, इस पे आई कैन गो ऑन एंड ऑन के पेशेंस कितनी ज़रूरी है लाइफ में। तो ये 4 चीज़ें, इनके बगैर अल्लाह कहते हैं तुम खसारे में, तुम लॉस में हो। अब आपकी रूटीन ऐसी होनी चाहिए, अक्लमंद इंसान की रूटीन ऐसी होनी चाहिए कि उसकी रूटीन में ऐसे आमाल हैं जो ईमान बूस्टर है। समझ रहे मेरी बात, क्योंकि ईमान इज़ नंबर 1। ईमान बूस्टर कैसे आता है, किसी ईमान वाले के पास बैठ के मे बी, या कोई वीडियो देख ली, कोई रिमाइंडर देख लिया, राइट। लेकिन सबसे बड़ा ईमान बूस्टर है अल्लाह से मुलाकात, नमाज। ठीक है, उससे बड़ा ईमान बूस्टर हो ही नहीं सकता। तो उसकी रूटीन में ईमान बूस्टर्स होने चाहिए अगर वो सही से ज़िंदगी गुजारना चाहता है। ठीक है, नंबर 2, कुछ अमल साले हों। देखिए, अमल साले ये भी है, सुबह उठे, माँ बाप को मुस्कुरा कर देखा, इससे बड़ा अमल साले और क्या है। ठीक है, माँ बाप को कुछ ऑफ़र कर दी, कोई हेल्प ऑफ़र कर दी, अमल साले। जाते हुए कहीं यूनिवर्सिटी गए, वर्क प्लेस पे गए, किसी को कोई हेल्प ऑफ़र कर दी, ये भी अमल साले। तो ये रूटीन इस तरह से बनानी चाहिए। और अमल साले की देखें अगर बात करें तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल साले की पीक बता दी। एक दिन प्रॉफिट ने पूछा कि आज रोज़े से कौन है। काफ़ी सहाबा थे, अबू बकर सिद्दीक़ का भी हाथ खड़ा हुआ, नफली रोज़ा। फिर पूछा कि आज जनाजा किसने अटेंड किया है, वो भी कुछ सहाबा थे, लेकिन एक अबू बकर सिद्दीक़ का फिर हाथ खड़ा हुआ। फिर पूछा कि आज बीमार को किसने विज़िट किया है, तो उस पर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का हाथ खड़ा हुआ। फिर ये कि आज चैरिटी किसने की है, चैरिटी तो एक डेट भी दे दो, वो भी चैरिटी, उस पर भी उनका हाथ खड़ा हुआ। तो ही वॉज़ दी ओनली वन जिनके चारों पे हाथ खड़े हुए। ठीक है, तो ये असल में जितना बंदा सीरियस होगा खसारे से बचने के लिए, उतना उसकी रूटीन उस तरह से डिज़ाइंड होगी। और दिस मेक्स लाइफ ब्यूटीफुल। आप अपनी डिप्रेशन से निकल आएंगे जब आप लाइफ को ऐसे गुजारेंगे, इतने बड़े विजन के साथ। ठीक है, आप भूल जाएंगे अपने मसाइल, छोड़ो मेरे क्या मसाइल हैं, इस तरह से लाइफ को जो है ना वो गुजारो। और लास्टली, वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र, हक़ और सब्र की तलकीन चलती रहनी चाहिए। सब्र ये है कि कोई दुखी इंसान, बस उसके कंधे पे हाथ रख दिया कि अल्लाह बेहतर करेगा, उसको सब्र की तलकीन कर दी हमने। ठीक है, और ख़ुद भी अपने आप को तलकीन कर। तो ये असल में इस तरह आपने असाइनमेंट डिज़ाइन करनी थी। मैंने आपको हिंट दे दिया दोबारा। अब आप पर्सनली कर सकते हैं कि आप अपनी रूटीन इन 4 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैक्सिमम एक्टिविटीज़ ऐसी किया करें। ठीक है, जो इन 4 चीज़ों को केटर करें। ओके जी, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हक जब बोलोगे तो फिर लोग तंग करेंगे, उसके लिए फिर सब्र चाहिए। वेरी गुड। ये इन्होंने एक पॉइंट बताया कि ज़ाहिर है जब हम हक बात करते हैं ना तो लोग ताने भी देते हैं, ख़िलाफ़ भी हो जाते हैं। सबसे पहले तो अपने फैमिली वाले ख़िलाफ़ होते हैं, ये तो रूल है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ सबसे पहले फैमिली वाले हुए। ठीक है, लेकिन ये कि ही केप्ट ऑन कंटिन्यूइंग विद सब्र, और फिर अल्टीमेटली अल्लाह ने उन्हें विक्ट्री दे दी। तो सब्र से विक्ट्री इंशाल्लाह आ जाएगी। ये वो रिसर्च थी जो मैंने आपको कहा था, आपको दिखाऊंगा, बता चुका हूँ। ब्रूअर और उसकी टीम की 2011 की, ये देखिए, इसमें मेडिटेशन वाला ग्रुप है, नॉन मेडिटेशन वाला ग्रुप है।
मेडिटेशन वालों का जो कंट्रोल ग्रुप था, जिनको मेडिटेशन कराई थी, अच्छा ये पिक्चर सेम है, वो पिक्चर कहाँ पे मिसप्लेस हो गई, नीचे एक और पिक्चर मैंने लानी थी। उनका जो डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क है वो लेस एक्टिव है कंपेयर टू दोज हु वर नॉन मेडिटेशन ग्रुप। वो नीचे पिक्चर सेम आ गई है, वरना आप देखते नीचे वाला ज़्यादा एक्टिव होता, ब्लू कलर ज़्यादा होता ब्रेन में, तो वो एक्टिविटी का एरिया है। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था। पॉजिटिव इमोशंस देख लीजिए, वीक 8 पे पॉजिटिव इमोशंस किस ग्रुप के हैं? सॉलिड लाइन मेडिटेशन वालों की और डॉटेड लाइन नॉन मेडिटेशन वालों की है। ठीक है, तो मेडिटेशन वाले ग्रुप की आप पॉजिटिव इमोशन देख लें, पीक पे हैं वीक 8 पे, और उनके कम हो रहे हैं, बढ़ने की बजाय कम हो रहे हैं क्योंकि मेडिटेशन नहीं की। ठीक है, ये दूसरा, ये फ्रेडरिक्सन और उसकी टीम की रिसर्च है मेडिटेशन के ऊपर। अच्छा, हॉल्जेल और उसकी टीम की जो है वो रिसर्च है कि ग्रे मैटर उन्होंने स्टडी किया उन लोगों का जिन्होंने मेडिटेशन की और जिन्होंने नहीं की, तो मेडिटेशन वाले ग्रुप का ग्रे मैटर ज़्यादा था, विच मीन्स कि उनकी एबिलिटी अच्छी थी। और एवरेज जो मेडिटेशन थी उनकी वो 27 मिनट्स पर डे थी। ठीक है, तो देखिए नमाज 50 मिनट पर डे, बहुत ज़बरदस्त मेडिटेशन है। वहाँ बैठे मस्जिद में, तो आप लोग बॉयज़ तो जाते होंगे, तो आप देखें उसकी एक सेरेनिटी होती है, एक पीसफुल माहौल होता है। ठीक है, तो वो एनर्जी हमें लेनी चाहिए। एनीवे, अब फोकस के हवाले से क्विकली मैं आपको एक टिप देता हूँ कि अगर आप अपना टाइम सेव करना चाहते हैं ना और फोकस रहना चाहते हैं, तो अपने डिसीजंस को स्पीड अप करें। देखें, बहुत से लोग ना फैसला नहीं कर पाते। हमारे पास काउंसलिंग्स आती हैं, तो ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि अब ये भी बहुत बड़ा इशू है, बस ये कि हम एम्पथाइज़ ही कर सकते हैं कि जैसे किसी को कोई पसंद है, उस बंदे के लिए उस खातून ने 5 साल वेट किया, अपनी डिग्रीज चेंज की, अपनी यूनिवर्सिटीज़ चेंज की, पता नहीं क्या क्या किया, और उसके बाद वो बंदा ही छोड़ गया। ठीक है, ये बड़े कॉमन केसेस हैं। तो देखिए, इतनी देर डिसीजन मेकिंग में, इतनी देर आपको लगी ये समझने में कि वो बंदा ही गलत था, कितना टाइम वेस्ट हो गया। ठीक है, तो देखिए, इसीलिए दीन इस्लाम हमें मना क्यों फरमाता है ऐसी चीज़ों से, क्यों एक इंटरमिंगलिंग ऑफ सेक्सेस क्यों डिस्करेज्ड है? क्योंकि हो ही नहीं सकता कि ये तो गोरे अब कहते हैं कि मेल फीमेल फ्रेंड हो ही नहीं सकते, झूठ है। मेल जो है ना उसका वो बाहर निकल आएगा कुछ देर बाद। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा उसके साथ जो है ना फीमेल्स फ्री होती हैं। ये तो रिसर्च चीज़ें, इस पर साइकोलॉजिस्ट बात कर रहे हैं अब। ठीक है, तो इसलिए हमारा दीन रहमत ही रहमत है। जो भी दीन ने बताया अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बेहतर है। एनीवे, ये इश्यूज़ चूँकि बहुत ज़्यादा हैं, तो बताने का मकसद ये था कि ना बहुत ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है एक डिसीजन लेने में, एक फ़ैसला करने में। ठीक है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कैसे डिसीजन ले सकते हैं? अच्छा जी, पहली टिप है कि आपको अपनी सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स और कोर वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, आपकी डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगी। देखें, मेरी कोर वैल्यू क्या है? सबसे टॉप पे रिलीजन होनी चाहिए। ठीक है, ज़ाहिरी तो मैं रिलीजियस नज़र आता हूँ, तो इसलिए चलें रिलीजन। उसके बाद मेरी कोर वैल्यू में भी एम्पथी, मुझे ऐसे लोग इंतहाई पसंद हैं जो बहुत नरम दिल होते हैं। ठीक है, और जो बहुत ज़्यादा दूसरों की मदद करने वाले, तो चलें ये एक वैल्यू बन गई। एक वैल्यू मेरी है कि लॉयल्टी। लॉयल लोग जो होते हैं ना, याद रखें, वो कम तनख्वाह में गुजारा कर लेते हैं लेकिन उसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ चलते रहते हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू लॉयल्टी। ओके, तो ये वैल्यूज़ जब आपको पता होंगी तो आपकी डिसीजन मेकिंग कैसे आसान होगी। मैंने जॉब कौन सी करनी है, क्लियर कि भाई मैंने वो जॉब करनी ही नहीं जो हराम काम है, सीधी सी बात है। डिसीजन लेने की ज़रूरत ही नहीं, टाइम मेरा वेस्ट होगा। ठीक है, या ये कि मैंने रिश्ता किससे करना है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। भाई उसी से करना है जो मेरे सेम वैल्यूज़ का है, वरना गाड़ी कैसे चलेगी? एक पहिया और दूसरा पहिया और, तो गाड़ी चल ही नहीं सकती। ठीक है, एक गाड़ी के 2 स्टीयरिंग व्हील तो नहीं हो सकते हैं, एक ही होता है। तो दोनों को कॉमन विज़न लेकर आना है। आदात मुख्तलिफ हो सकती हैं, हाँ वो अलग बात है, लेकिन विज़न तो मुख्तलिफ होगा तो गाड़ी तो नहीं चलेगी, जाहिर सी बात है। तो इसलिए जब आपको अपनी कोर वैल्यूज़ और सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स पता है, आपके डिसीजन वैसे ही आसान होंगे। ठीक है, बहुत सा टाइम आपका बच जाएगा। अब मैं आपको इसकी उसके बाद वर्क लाइफ बैलेंस पे थोड़ी सी बात करूँगा, और इम्पॉर्टेंस ऑफ इस्तिखारा। इस्तिखारा यकीन कीजिए कि अल्लाह की तरफ से हमारे लिए हेल्प है। अल्लाह ने हमें अकल यूज़ करने को भी कहा है, लोगों से मशवरा करने को भी कहा है, और साथ में इस्तिखारा करने को भी कहा है। अब हमारी सोसाइटी में इस्तिखारे का बड़ा अजीब कॉन्सेप्ट है।
वो ये है कि दूसरों से करवाओ, जैसे वो हिंदू मुहूर्त निकालते हैं तो वो वहीं से कॉपी होके अब ये आ गया है कि वो फलाने जो है ना वो बुज़ुर्ग बैठे होते हैं पर्दे के पीछे और वो इस्तिखारा कर रहे होते हैं। देखें, नॉट टू डिसरिस्पेक्ट एनीवन, लेकिन जितना मैंने स्टडी किया, मैं अपना व्यू दे रहा हूँ, यू में डिसएग्री, जितना मैंने स्टडी किया ये तरीका ठीक नहीं है। इस्तिखारा होता ही पर्सनल अल्लाह से है, ओके। हाँ, किसी ने करना है आपके बिहाफ पे तो अपने हवाले से करें। जैसे मिसाल के तौर पे एक बंदा अपनी बेटी की शादी करना चाहता है, बेटी को कहे कि बेटी तुम इस्तिखारा करो अपने हवाले से कि अगर ये शौहर होने वाला शौहर मेरे लिए बेहतर है। इस्तिखारे की दुआ के जो अल्फाज हैं ना वो ये है कि अल्लाह अगर ये काम मेरे लिए दुनिया आखिरत में बेहतर है तो इसे आसान बना दे, अगर नहीं बेहतर तो अल्लाह इसको मुझसे दूर कर दे, मुझे इससे दूर कर दे और मुझे इससे बेहतर दे दे। तो बड़ी खूबसूरत दुआ है वो, ठीक है। 2 नफल पढ़ के इस्तिखारा किया जाता है। तो बेटी अपने हवाले से करे, बाप अपने हवाले से करे कि अल्लाह अगर ये होने वाला दामाद मेरे लिए बेहतर है तो इसको आसान, माँ अपने वाले, ये ठीक है। लेकिन बेटी किसी थर्ड पार्टी को कहे जाके, तो ये बात मुझे तो समझ नहीं लगती है, ओके। ये तो बाकायदा बल्कि अल्लाह की नाराज़गी का बाइस हो सकता है कि वो ख़ुद क्यों नहीं मेरे पास आया वो बंदा, ठीक है। आप ख़ुद सोचें, एक आर्गूमेंट ये दिया जा सकता है, नहीं हम तो बहुत गुनाहगार हैं। आप ख़ुद बताएं, कभी आप में से किसी ने शायद टीचिंग की हो, मैं आपको बतौर टीचर बता रहा हूँ, अगर एक ऐसा स्टूडेंट जो कभी मेरे पास आया ही नहीं है अगर वो सवाल पूछ लेता है तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है। ये नेचुरल है, ओके। अगर वो अच्छा ग्रेड ले लेता है मुझे ज़्यादा खुशी होती है। तो अल्लाह को हम जैसे नालायक लोग जब सामने आते हैं ज़्यादा खुशी होती है, ओके। तो ये आर्गूमेंट भी गलत है कि नहीं हम तो बहुत गुनाहगार हैं इसलिए हम इस्तिखारा नहीं करते हैं। क्या पता इस्तिखारा करने से आप नेक बन जाएं, ये भी तो हो सकता है ना। इस्तिखारा में सबसे बड़ा बेनिफिट तो अल्लाह से ताल्लुक़ है, इससे बड़ा बेनिफिट और क्या हो सकता है कि ताल्लुक़ कायम हो रहा है, ठीक है। तो सीखें इसको, ये बहुत टाइम सेव करेगा आपको ऐसी ऐसी चीज़ें नज़र आ जाएंगी, यकीन करें। मैंने जब जॉब छोड़नी थी ना यूएई में, इतना मुश्किल डिसीजन था। लाखों रुपए मेरी तनख्वाह थी ऑयल एंड गैस फील्ड में, और ऑयल एंड गैस फील्ड में जो कैरियर होता है वो आपको पता है। मैं जीकी का पढ़ा हुआ, गुलाम इसाक खान, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आइडियल जॉब थी मेरी यूएई में। तो इतना मुश्किल डिसीजन था, 1 साल बाद मैंने छोड़ दी कि क्या करूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस्तिखारा किया और मेरे सामने क्रिस्टल क्लियर चीज़ें होने लगी कि ये बेहतर यही है कि तुम छोड़ दो। वो होता ये है कि ऐसे साइंस आपको मिल जाते हैं, कोई बंदा आपको मिल जाता है। देखें, इस्तिखारे के फ़ौरन बाद क्या हुआ कि ऐसे ऐसे लोग आके मुझे स्टोरी सुनाने लग गए जिनको नहीं पता था मैं रिज़ाइन का सोच रहा हूँ। वो क्या स्टोरी सुना रहे हैं मुझे कि यार, एक बुज़ुर्ग थे, कहते अली भाई मैं सबसे बड़ा मेरा रिग्रेट ये है कि मेरे वालिद फौत हुए, मैं उनका चेहरा नहीं देख सका, फ़्लाइट डिले हो गई। अब आप देखें मुझे कैसे लोग आके स्टोरीज सुना रहे हैं, ठीक है। ये अल्लाह की तरफ से मेरे लिए आंसर है। इसी तरह लोगों के बड़े रिग्रेट्स थे, मेरी बच्ची पैदा हुई, मैंने बस वीडियो कॉल पे देखा लेकिन जा नहीं सका, यानी एक रिग्रेट था उनका, काश मैं उनके साथ होता। तो ये अलग बात है, मजबूरी के तहत लोग होते हैं वहाँ पे, वो तो चलें, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब मेरे सामने ये चीज़ें आई तो मैंने कहा कि इट्स राइट टाइम कि कहीं मेरे भी ये रिग्रेट्स ना हो। तो इस तरह ना अल्लाह इशारे देता है आपको, ठीक है। तो बहरहाल मैं जब छोड़ कर आया तो शुरू में बड़ी दिक्कत हुई, रिश्तेदारों ने बहुत चैलेंज किया, ठीक है ना। वालिद साहब मेरे मतलब वो सबसे ज़्यादा तो वो बरहम हुए, लेकिन जाहिर है वन ऑफ द रीज़न वाज के वो अकेले थे, अम्मी अबू, तो मैंने वापस आना था, बहनों की बस शादियां होने लगी थी तो उसके बाद उन्हें टोटली अकेला रह जाना था। तो मैं इस नीयत से भी आया था कि चलो अकेला बेटा हूँ तो पेरेंट्स के पास ज़्यादा रहूँ। लेकिन ये कि जब उन्हें रिश्तेदार सिखाते थे तो वो बरहम होते थे बहुत कि भाई तुम्हें मैंने जीकी से पढ़ाया, इतने पैसे लगाए और तुम इधर आ गए हो, मतलब वहाँ पे टिकते। बल्कि कुछ रिश्तेदारों को यकीन ही नहीं आया, कहते निकाला होगा, खुद ऐसी जॉब बंदा खुद नहीं छोड़ सकता, तो उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था, वो कहते इसको निकाल दिया होगा। बहुत बड़ी बातें हुई लेकिन कोई बात नहीं, होती हैं बातें, इट्स ओके। बहरहाल आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता लगता है कि ये बड़ा ज़बरदस्त डिसीजन था। आज आप देखें कि 12 साल हो गए मुझे जॉब छोड़े, 2011 में रिज़ाइन करके आया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि जो मैं काम कर रहा हूँ मैं कितना खुश हूँ, मेरी पसंद का काम है ना, पढ़ाना मेरे ब्लड में है। वहाँ तो मशीन्स के साथ, वहाँ तो पेट निकल आना था और बस वो मैंने बैठ के मौजें कर रहे होना था। वहाँ पे यही लाइफ है, फील्ड लाइफ, कि बस लोग खाते हैं, अयाशी करते हैं, वीकेंड पे दुबई चले जाते हैं, अबू धाबी चले जाते हैं, पार्टी करते हैं। तो देखिए ना, अल्लाह ने मुझे वहाँ से निकाल के, मैं ये नहीं कह रहा वहाँ जाना मना है, लेकिन मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि मेरे लिए डिसीजन बहुत अच्छा साबित हुआ।
तो इसलिए ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है, कि इस्तिखारा इज़ वेरी गुड। इस्तिखारा के छोटे छोटे साइंस होते हैं। जैसे एक भाई ने मुझे बताया कि मैं इस्तिखारा करके निकला और मेरी फैमिली जहाँ पे हम रिश्ता देखने जा रहे थे, तो रास्ते में हमें हर इशारा खुला मिला। अब ये उसकी इंटरप्रिटेशन है, हर बंदे की अपनी इंटरप्रिटेशन होती है साइंस देखने की, ठीक है। तो ये उसने ये गुमान किया अल्लाह से कि ये अल्लाह की तरफ से साइन है कि ये ठीक तुम जा रहे हो, क्योंकि तुम्हें कोई ट्रैफिक नहीं मिली, तुम्हें जो है ना, लेकिन ये इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो सकती है। आप मेरा पॉइंट समझ गए? हर बंदा खुद देखता है, ठीक है, कि ये जो इस्तिखारा है इसका रिज़ल्ट किस तरह से अब मेरे जो है ना वो सामने आ रहा है। ख्वाब खूब कोई नहीं आता है, बल्कि ऐन मुमकिन है कि एक बंदा देखे ना, शैतान ने तो दिखाना ही वो है जो दिमाग में होगा। अब एक बंदा किसी से शादी के लिए इस्तिखारा करता है और निकाह होता नज़र आ जाता है ख्वाब में, तो वो तो फिर जाहिर है वही होना है ना। तो इसलिए अकल भी यूज़ की जाती है, सिर्फ ख्वाब नहीं होता है, ठीक है। अकल का इस्तेमाल भी बहुत जो है ना वो ज़रूरी है। अच्छा, सिग्नेचर स्ट्रेंथ आपको मैंने पहले भी कहा था, कर लीजिएगा। VIA कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स लिखें गूगल पे, VIA कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स। उस सर्वे को फिल करें, आपकी टॉप 5 स्ट्रेंथ्स वो आपको दे देगा जो बड़ी ऑथेंटिक होंगी। मैं अपनी दिखा देता हूँ, इसने ही बताई सर्वे फिल करा के। स्पिरिचुअलिटी, ग्रैटिट्यूड, पर्सपेक्टिव, लव ऑफ लर्निंग, होप। अब देखें ये मेरी वैल्यूज़ हैं, तो मुझे पता है मैंने कहाँ जाना है, टाइम नहीं वेस्ट करना मैंने। लव ऑफ लर्निंग मेरा शौक़ है, तो मैं ऐसे होटल में जाऊंगा जहाँ मेन्यू बहुत वास्ट है। क्यों? मैंने नई नई चीज़ें ट्राई। तो देखें ना, ये छोटी छोटी चीज़ों से आपका टाइम बहुत ज़्यादा जो है ना वो बच जाता है। कोर वैल्यूज़ क्या होती हैं जी? कोर वैल्यूज़ होती हैं कि आपके बिलीव्स क्या है। वो मैं आपको कुछ वैल्यूज़ दिखा देता हूँ, ये आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी, इसमें से आप अपनी टॉप 5 सेलेक्ट कर लीजिएगा। ऑथेंटिसिटी, अकाउंटेबिलिटी, अचीवमेंट, क्यूरियोसिटी, नॉलेज, रेपुटेशन, रिलीजन, रिकॉग्निशन, सिक्योरिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, वर्क, फन, ओपननेस, ग्रोथ। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो रिलीजन नंबर 1 वैल्यू है, जस्टिस एंड काइंडनेस एंड कंपैशन ये बाकी वैल्यूज़ हैं। इसी तरह लॉयल्टी, ये लिखा हुआ है L जहाँ पे है, लॉयल्टी इज़ अनदर वैल्यू डेफिनेटली। और एडवेंचर इज़ अनदर वैल्यू, यानी एडवेंचरस काम पसंद है। तो ये देख के मुझे अब लाइफ पार्टनर भी ऐसा सेलेक्ट करना है जो ज़रा इन वैल्यूज़ से मैच कर रहा है, ठीक है। तो देखिए टाइम बहुत सेव हो जाता है, इसलिए ये काम है करने वाले। वेस्टर्न इंस्टीट्यूट्स में तो ये चीज़ें वो बच्चों को शुरू से कराते हैं, हमारे यहाँ असल में वो रट्टा सिस्टम है, तो इन चीज़ों पे तवज्जो ही नहीं दी जाती कि इसकी को पर्सनैलिटी फाइंड कर लो, इसकी कोर वैल्यूज़ फाइंड करवा लो, ठीक है ना। मैंने स्कूल्स में पढ़ाया, बीकन हाउस, LGS, ये फ़िज़िक्स पढ़ाता रहा हूँ मैं, तो मैंने नोट किया कि ये स्कूल्स भी कराते हैं। ये बच्चों को ना गोल सेटिंग सिखाते हैं, छोटे बच्चों को, यानी 3-4 क्लास के बच्चों को गोल सेटिंग सिखा रहे हैं, फिर उनको ये वैल्यूज़ के बारे में बता रहे हैं, विज़न के बारे में सिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी बात है, ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो है वो अच्छा है। मुस्लिम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए ये देख लीजिएगा कि आपकी कोर वैल्यूज़ शरिया के साथ अलाइन करें, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो ऐसी कोर वैल्यू हो ना, जैसे टू बी ऑनेस्ट अगर आप मेरी राय लेना चाहते हैं, मुझसे पूछना चाहते हैं, बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि मैं मॉडलिंग में जाना चाहता हूँ या मॉडलिंग में जाना चाहती हूँ, ठीक है, ये वैल्यू है उनकी, उन्हें पसंद है। तो देखिए हकीकत ये है, आप किसी भी मीडिया के बंदे से पूछ लें, हमारा उठना बैठना डेली होता है, वो ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ सब फेक है, फेक लाइफस्टाइल, फेक सोच, फेक एक्सेंट, फेक पार्टीज़, फेक स्माइल, फेक शोहरत, फेक PR, एवरीथिंग इज़ फेक। इंसान फेक रह ही नहीं सकता, उसने डिप्रेस होना ही होना है, ठीक है। वो इंडस्ट्री ऐसी है। फिर उसमें ख़तरात कितने हैं, बैकबाइटिंग इस लेवल की होती है, सियासत इस लेवल की होती है, आप सोच नहीं सकते, ठीक है। और कट थ्रोट इतना है कि लिटरली मतलब इस तरह के वाक़यात भी हैं कि अगले को जहर दे दिया उससे जेलस होकर, ठीक है। इसी तरह आप देखें कि ईमान ख़राब होने के कितने चांसेस हैं, शराब भी कभी कभी पीना पड़ेगा, पार्टीज़ हैं। तो यही हम समझाते हैं कि देखो तुम्हारी वैल्यूज़ से मुख्तलिफ चीज़ है, तुम वो क्यों करना चाहते हो या क्यों करना चाहती हो, ठीक है। तो इंसान को अकल इस्तेमाल करनी चाहिए पैशन सेलेक्ट करते हुए। अभी ये जुमला बड़ा फेमस है ना कि फॉलो योर पैशन, फॉलो योर पैशन। व्हाट इफ़ किसी का पैशन ही गलत है, तो ये वेस्ट का जुमला है। हम ये कहते हैं कि डेफिनेटली फॉलो योर पैशन एज लॉन्ग एज इट अलाइंस विद शरिया, एज लॉन्ग एज इट इज़ गुड पैशन मस्ट बी फॉलोड, ठीक है जी। तो वर्क लाइफ बैलेंस में मैं कुछ आपको जो है ना वो टिप्स दे देता हूँ। देखिए जितनी आपकी प्रायोरिटीज़ स्ट्रेट होंगी, ठीक होंगी, आपका वर्क लाइफ बैलेंस खुद ही आ जाएगा। एक बंदे की फैमिली प्रायोरिटी नहीं है,
ठीक है, वो फैमिली ओरिएंटेड है ही नहीं, तो उसकी लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस आना बहुत मुश्किल है। तो ये प्रायोरिटी कैसे सेट करनी है, वही बात है कि अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारा करें। जैसे वो मैंने आपको अपने दोस्त का बताया कि वो कहते हैं मेरी बच्ची तो है ही बड़ी प्यारी, यानी इतने अरसे बाद उन्होंने नोट किया और इतने अरसे बाद उन्होंने उसके साथ टाइम गुजारा। ठीक है, तो जितना टाइम गुजारेंगे आपको फैमिली की अहमियत का एहसास हो जाएगा और फिर आप खुद ही वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो करना शुरू कर देंगे। इसी तरह देखिए, नमाज को प्रायोरिटी बनाइए, आपका वर्क लाइफ बैलेंस खुद हो जाएगा। जो बंदा यकीन कीजिए फजर पढ़ रहा है, उसको सोना पड़ेगा रात को मजबूरन, उसको वहाँ आना पड़ेगा रात की रूटीन पे, वरना वो नहीं पढ़ सकता। 2 बजे 3 बजे जो सो रहा है वो कैसे घंटे बाद उठ जाएगा? ठीक है, पॉसिबल नहीं है, उससे उठा ही नहीं जाएगा, सीधी सी बात है, लेकिन वो मजबूरन कर लेगा उसको सेट। इसी तरह ज़ोहर असर ये सब चीज़ें इंशाल्लाह आपका जो है ना वो वर्क लाइफ बैलेंस ले आएंगे। आगे हम देखते हैं जी, इस्तिखारा का मैं आपको बहुत डिटेल ऑलरेडी बता चुका हूँ जी कि इस्तिखारा इज़ वेरी पावरफुल। इस्तिखारा जो है वो प्रॉफेट सहाबा को बाकायदा सिखाया करते थे, ख़ुद करना चाहिए, हर इंडिविजुअल अपने प्रॉब्लम के हवाले से करे। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। और इशारा इसका ख्वाब में कोई नहीं होता है, ऑथेंटिक हदीस के मुताबिक इसका इशारा सिर्फ आपके सामने ऐसे साइंस आ जाते हैं कि काम आसान हो जाता है या काम मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो वो इनफ साइंस हैं, हर बंदे को खुद देखने चाहिए। ओके जी, समरी है जी कि नो हु यू आर, अपनी सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स आपने ज़रूर फाइंड करनी है, अपनी कोर वैल्यूज़ को सर्कल कर लीजिएगा, मैं आपको ये दे दूँगा इंशाल्लाह। और श्योर करें कि आपकी कोर वैल्यूज़ शरिया के साथ ये अलाइंड होनी चाहिए। लर्न टू क्रिएट वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस अपनी लाइफ में लेकर आइए और इस्तिखारा का प्रॉपर मेथड लर्न कर लीजिए, आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत फ़ायदा देगी इस्तिखारा जो है। ठीक है जी, सो आई थिंक हेयर वी शुड एंड। ये कुछ दुआएं हैं, ये आपको मिल जाएंगी, आप ज़रूर इनको भी गौर कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त दुआ है। देखें, ये दुआ के बारे में आपको बता देता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, आपको पता है कि वो जब रेफ्यूजी नहीं, मतलब उसको क्या कहेंगे, जब उनसे बंदा कत्ल हो गया तो वो क्या इसके टर्म होती है जो भाग जाता है वहाँ से, है फ्यूजिटिव बन गए। एक बंदा गलती से कत्ल हो गया तो वो डर के ज़रा भाग गए, तो उनके पास कुछ नहीं था, रिहाइश नहीं थी, नथिंग, बिल्कुल ज़ीरो थे। तो उन्होंने एक नेक अमल किया, वो जो बच्चियाँ थी उनको मवेशियों को पानी पिलाया, आपने पढ़ा होगा वाक़या। ठीक है, तो उन्होंने बड़ा शुक्रिया किया उनका। तो फिर उन्होंने ये दुआ की अल्लाह से, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। ये इतनी जामे दुआ है। देखिए, अगर आपको यही नहीं पता ना मेरे लिए बेहतर क्या है, कभी कभी नहीं पता होता, तो ये इतनी जामे दुआ है कि अल्लाह हर वो चीज़ जो तेरी तरफ से खैर है उसका सवाल करता हूँ। ठीक है, तो इस तरह की दुआएं मैंने आपको इंशाल्लाह इसमें बताई हुई हैं, तो ये ज़रूर देखिएगा। दैट्स ऑल।